मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आप सभी के बीच दोस्तों फिर से एक बार उपस्थित हूं आज के नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लास 11th का होप सो क्लास कर ही रहे होंगे अपने स्कूल्स में, अपने ट्यूशंस में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम आए तो हम लोगों का वीडियो को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब करके किसी भी तरीके का डाउट आए कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देखो, आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th को लेकर, जो कि मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम लूंगा नहीं, 15 से 20 मिनट में मैं आपको एक पूरे चैप्टर को समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक जिसका कि नाम है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो डेप्रिसिएशन को कभी कभी डीईपी का पावर एन भी लिख सकते हैं, जिससे डेप्रिसिएशन हर एक बार डिनोट होता चला जाएगा। अब जब ये वर्ड आता है तो बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया तो है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं कर पाते हैं कि होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है, याद रखना कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ fixed assets due to what? Due to wear and tear and also lapse of time। तो बच्चों इस चीज को ध्यान देना आप कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग हम क्या बताएं कि डेप्रिसिएशन इज व्हाट? इट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपको पता होगा कि हमारे बिजनेस में एसेट्स दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड करंट एसेट्स, दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स है जो कि बिजनेस को चलाने में मदद करता है, बट फिक्स एसेट्स होता है जिसके बिहाफ पर, मतलब जिसके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। जैसे कि मान लो अगर हम ही इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो ये डिजिटल बोर्ड, एसी हो गया, बोर्ड हमारा बेंच हो गया, फैन हो गया, कैमरा हो गया, इन सभी के बिना मैं तो आपके पास पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो ये सब सारा का सारा चीज हमारा फिक्स एसेट्स होता है। लेकिन आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सर जब आप किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो तो एक टाइम के बाद वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है ना। जैसे मान लो कि अगर एक बेंच में जो है 2000 रुपीज का परचेज कर रहा हूं, एक बेंच जो है मैंने 2000 रुपए में परचेज किया, तो इसका एक लाइफ एस्टिमेटेड होता है कि ये बेंच जो है 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद तो टूटना ही टूटना है, ठीक है ना। तो 10 साल के बाद का बात करने के लिए डेप्रिसिएशन अभी आ गया। क्यों आया भाई? इसको समझना कि डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए हमेशा किस चीज का काम करता है? प्रोविजन से रिलेटेड। प्रोविजन ये हम लोग बहुत पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। प्रोविजन का मतलब होता है एनी लॉसेस ड्यू टू एनी पास्ट इवेंट। इसका मतलब क्या है कि पिछले कुछ दिनों में आपके गलती के कारण आपको कुछ अच्छा खासा लॉस हो गया, उस लॉस से बचने के लिए अगर आप अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा सेट असाइड करके रखते हो तो उसको हम लोग प्रोविजन नाम देते हैं। जैसे आजकल का आप लोग का देखते होंगे चलन चलता है कि लड़का लोग तो छोड़ दो, लड़की लोग के अंडर में ये चीज एकदम बहुत ज्यादा फेमस हो गया है कि अपना मोबाइल रखेगी तो पीछे में जो है ना 10, 20 रुपए, 50 रुपए का एक नोट रख लेगी। उसका रीजन क्या है कि मान लीजिए कि आप एक बड़ा बैग लेकर चलते हैं तो उसके अंदर भी एक छोटा बैग होता है जो आप लोग जिसमें पैसा रखते हो। तो मान लो किसी कारणवश आप उसको भूल जाते हो, ठीक है ना। लेकिन आजकल वही भूलने के बीमारी से बचने के लिए आप क्या करने लगे हो कि अपने मोबाइल के पीछे जो है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया डाल के चलने लगे हो, क्योंकि आपको पता है मोबाइल तो आप लोग का आत्मा है, आत्मा दूर तो हो नहीं सकता शरीर से, तो आप उसमें डालकर चलते हो। तो उसी तरीके से बिजनेस भी चाहता है कि अपने फिक्स एसेट्स को, जो कि लैप्स ऑफ टाइम, मतलब आप उसको यूज करो तो बढ़िया बात है, और नहीं तो अगर दिन या कोई भी टाइम अगर गुजर जाता है तो उसका वैल्यू धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और डेप्रिसिएशन को हम लोग पहले ही बोल चुके हैं ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? प्रोविजन। और जब प्रोविजन होता है तो याद रखना ये कहां से अलग किया जाएगा? सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट। मतलब
धंधे में जो प्रॉफिट होगा, मतलब जो भी चीज का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं उसमें अगर जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ पार्ट निकाल कर हम लोग अपने फिक्स एसेट्स के लिए अलग करके रखेंगे। ठीक है ना, याद रखना। अब आगे चलते हैं कि सर डेप्रिसिएशन तो चलिए आप डेफिनेशन बेसिस पे तो समझा दिए, अब मेन हमको बताइए कि इसका एम क्या होता है। एम ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? तो अभी मैं इस पर चर्चा कर ही रहा था कि अगर मान लो कि मेरे पास 2000 रुपए का एक बेंच है, तो उस 2000 रुपए के बेंच को मान लो कि 10 साल हम लोगों ने चलाना है, तो हर एक साल वो बेंच कितने से डिक्रीज होता चला जाएगा? 200 रुपए से। तो 10 साल के बाद ना बाबू, 10 साल के बाद आपको उस बेंच का फिर से नीड पड़ेगा ही पड़ेगा, और उस समय 2000 का बेंच तो 2000 में मिलेगा नहीं। हो सकता है 2000 का बेंच 3000 में मिले, 4000 में मिले, 5000 में मिले। तो उस टाइम पर अचानक से अगर आप पैसा निकालते हो कैपिटल से, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को छोटा मोटा लॉस हो ही जाएगा। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज से ही उसी मशीन या उसी बेंच या उसी किसी भी फिक्स एसेट्स के लिए हम लोग अपने प्रॉफिट से थोड़ा बहुत पैसा साइड करते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद जब वो पैसा हमारे पास आएगा और जब उस मशीनरी को हमको खरीदना होगा, तो एटलीस्ट हम लोग के पास इतना पैसा जरूर रहेगा जो कि लॉस में तो देने लायक है ना। आगे देखो, एम ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसमें सबसे पहले मैं क्या बात किया कि मेन एम ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन का एम है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप किसी संपत्ति को 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जब रिप्लेस करोगे, जब वहां पर एक नया मशीनरी आएगा, तो उस समय आपको पैसे का नीड पड़ेगा, जिसके लिए आज से ही हम कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखते चले जाते हैं। उसका नाम हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स। दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट, सर ये क्यों करते हैं सर? बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ फंड। फंड का हमको जरूरत पड़ जाता है। जब हमको पैसे का जरूरत पड़ेगा तो हम कहीं ना कहीं दूर से तो कहीं रखते हैं ना। जैसे आपको पता होगा कि जब आप पॉकेट में, आपको पता है कि 2 महीने के बाद 6 महीने के बाद आपके घर में कुछ बड़ा चीज होने वाला है, दैट इज मान लीजिए घर में बहन का शादी हो, आपको पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाना है, कुछ भी करने जाना है, तो उसके लिए भी आप पैसा अलग से निकाल के रखते हो, जिसको प्रोविजन बोलते हैं। वही प्रोविजन आपके बिजनेस में डेप्रिसिएशन नाम का चीज बन के आ जाता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि आपके फिक्स एसेट्स में लॉस ना हो इन फ्यूचर, तो आप उतना पैसा अलग से बचा के रखो। ठीक है ना। तो ये होंगे मतलब का एम ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट्स, और दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ फंड। तो प्लीज आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं तो प्लीज कॉपी में नोट डाउन भी करते चले जाना। ठीक है, यहां तक हम लोग डन है। अब आते हैं सर इसमें मेन चीज क्या पढ़ना है। देखो डेप्रिसिएशन का थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है, जिसका कुछ कुछ पीडीएफ जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे देंगे। दूसरा चीज, हम लोग का एक टेलीग्राम चैनल है नोट्स अड्डा करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसका लिंक, प्लीज जाके उसको ज्वाइन कर लेना। कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं सब लोगों को वहां पर इंपॉर्टेंट नोट जो है प्रोवाइड होता चला जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सर इसमें मेन क्या पढ़ना है? तो मेन हम लोगों को इसमें दिमाग लगाना है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में तो बहुत सारा है, लगभग इसका मेथड पढ़ने जाओगे तो लगभग 12-13 मेथड है। ठीक है ना। लेकिन इन जनरल जो आप क्लास 11th से रिलेट कर रहे हो, तो क्लास 11th में डेप्रिसिएशन का मेथड सिर्फ 2 तरीके से हम लोग को पढ़ना है, जिसका पहला नाम है SLM, दूसरा नाम है WDV। तो SLM को एक और नाम से जानते हैं, जिसका कि नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक और नाम है इसी का, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। और जो फर्स्ट लिखे SLM का फुल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है ना। याद रखना, हम तीनों इसलिए बता दिए क्योंकि सबसे पहला चीज तो आपको पता होना चाहिए कि
कि मास्टर को आपसे ज्यादा पता है, पहला चीज। कि एक ही, जरूरी नहीं है कि एक ही नाम से आपका क्वेश्चन दे, कभी कभी आप सारा चीज का क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, तब तो आप जाके कमेंट में मेरे को गाली दोगे, सर आप तो बताए नहीं कि एसएलएम को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बोलते हैं। तो ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे देखो, WDV जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसका नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसका एक और नाम है, पता है क्या? और DBM, DBM को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और एक नाम है, क्या है भाई? इसको बोलते हैं RBM। इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इन दोनों का तीन तीन नाम है, ठीक है ना। दो मेथड हम लोग को पढ़ना है, पहला है SLM, दूसरा है WDV, दैट इज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो इन दोनों टॉपिक पर हम लोग जो है डिटेल्ड वाइज में, बड़े से बड़े, छोटा से छोटा, हर एक क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आज जो है थोड़ा सा मैं जो है, आज हम लोग जो है फॉर्मूला समझ लेंगे कम से कम स्ट्रेट लाइन मेथड का। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है क्वेश्चन में चलेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग कि सर SLM में डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है। तो जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करोगे बाबू, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन जो निकालने का फॉर्मूला है बहुत ही इजी है, समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, कहां पे? SLM में क्या है? कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जितने में आप एसेट्स खरीद रहे हो उसका कॉस्ट, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आप किसी मशीन को 2 लाख रुपए में खरीद रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आप अगर किसी मशीन को 2 लाख रुपए में खरीद रहे हो, और इन फ्यूचर फिक्स एसेट्स का सबसे बड़ा नेचर क्या है कि जिंदगी में कभी भी बेचने जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई काम के लिए पैसा नहीं मिले तो सन पापड़ी खाने के लिए 2 रुपया जरूर मिल जाएगा। उसी तरीके से आप कोई भी सामान जब खरीदते हो तो जब उसको बेचने जाते हो, कूड़ा कचड़ा वैल्यू में बेच दो, उसी को हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स के बाद अगर आपको मान लो इस 2 लाख रुपए के मशीन को बेचने गए और गलती से आपको 20,000 रुपया भी मिल गया, ठीक है, अगर आपको 20,000 रुपए भी मिल गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अब जैसे मान लो एक पंखा लगा हुआ है, उसको 10 साल यूज करके जाके हम कूड़ा वाला को बेच दिए, तो लोहा टीना प्लास्टिक वाला भी 10 रुपया दे देगा ना। उसी तरीके से 2 लाख का मशीन में 20,000 मान लो स्क्रैप वैल्यू मिल गया, और लाइफ ऑफ एसेट्स हम मान के चले थे 10 साल, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 18,000 रुपया आपको 10 साल तक अपने बिजनेस से, अपने प्रॉफिट से निकाल कर धीरे धीरे अलग करते जाना होगा। यह कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन। अब सर ये बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब रेट कैसे निकलता है, रेट बाय डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का भी बहुत इजी फॉर्मूला है, पता है का? बिहारी लोग सबसे ज्यादा क्या खाता है दिन में, पता है ना? दाल भात चोखा। तो इसका भी फॉर्मूला उसी तरीके से का, दाल बटा चोखा इंटू 100। अब इसका मतलब ही समझ लेना, डी माने का दाल मत समझ लेना, यहां पर हुआ डेप्रिसिएशन, सी माने का हुआ कॉस्ट ऑफ एसेट्स और डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। अब जैसे देखो इसी वाले क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला निकाल देता हूं मैं। डेप्रिसिएशन कितना आया बाबू? 80,000, सॉरी 18,000। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितने का था? 2 लाख, ठीक है, इंटू 100, ये हम लोगों का आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर गया, फिर 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, कितना हो गया? 9।
दैट इज कितना परसेंट आ गया हम लोगों का आंसर? 9%। मतलब आप हर एक साल अपने मशीन का 9% अलग करते चले जाओगे तो 10 साल के बाद 1,80,000 रुपए आपके हाथ में होगा। वो सामान बेचने पर 20,000 रुपया अलग से मिलेगा, हो गया 2 लाख। और मान लो 20-50 हजार अगर बढ़ भी गया होगा उसका रेट, तो उतना मिला के आप नया मशीन खरीद सकते हो। इज इट क्लियर? बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। तो इतना होने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि सर इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। और आपको बताते हुए बहुत खुशी होगा कि इस पूरे क्वेश्चन में, मतलब इस पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्री का काम स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस में है और बाकी सारे में सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेप्रिसिएशन और मशीनरी का लेजर बनाते चले जाएंगे। तो लेजर जिसका मजबूत नहीं है प्लीज जाके कर लेना, और उसके बावजूद भी दिक्कत आए तो जाके पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इतना मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूं इसके जर्नल एंट्री और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।